हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। और ये जो वीडियो है वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो भी स्टूडेंट CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने CSIR के अटैम्प्ट हैं वो एक या दो अटैम्प्ट पहले दे भी चुके हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो हाल ही के अंदर अभी स्टार्ट करना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम प्रिपरेशन करें, या कौन सी बुक्स है या नोट्स है या कोचिंग को प्रीफर करें जिनके कारण से अपनी नेट क्लियर हो जाए। तो और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो पहले से कोचिंग है वो कर चुके हैं, उसके बावजूद भी वो ये सोच रहे हैं कि हमारी नेट जो है वो क्लियर कैसे नहीं हो पा रही है, या हम पेपर को किस प्रकार से अटैम्प्ट करें कि हमारी नेट जो है वो क्लियर हो जाए। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेके आया हूँ। हो सकता है कि उनको थोड़ी हेल्प हो, लेकिन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ सजेशंस हैं कि जो भी स्टूडेंट हैं अपन किसी पर्टिकुलर किसी भी कोचिंग का प्रोमो नहीं करेंगे कि कौन सी कोचिंग जो है वो बेटर है या कौन सी कोचिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं है क्या नहीं है। और एक जरूर कहूँगा एक चीज़ कि कुछ नोट्स जो हैं CSIR को स्टार्ट करने के लिए कुछ नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। सेल्फ स्टडी करो, या फिर जहाँ तक राय है सबसे पहले एक कोचिंग कुछ टाइम के लिए ज़रूर ले लो, क्योंकि जो भी स्टूडेंट MSc से निकल के आते हैं या MSc में स्टडी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स की थोड़ी सी होती है कि वो MSc के अंदर भी अपना टाइम स्पेंड करता है, उधर भी प्रिपरेशन करता है, उधर क्लासेस लेता है, तो अपना जो फोकस है वो CSIR के ऊपर पर्टिकुलर नहीं कर पाता। तो उसके साथ साथ वो अपनी बुक्स या फिर स्टडी को जारी रखें। जैसे कि अपन कहें कि नोट्स जो है किसी भी कोचिंग के ले सकते हो, आप पाथफाइंडर के ले सकते हो, आईफास के ले सकते हो, या कोई भी कोचिंग के आप नोट्स हैं वो ले सकते हो यूनिट वाइज, और उनसे आप रेगुलर स्टडी जरूर करें। और जो भी टॉपिक अपन वहाँ पढ़ रहे हैं PG के अंदर उनसे रिलेटेड थोड़ा टीचर के साथ भी डिस्कस कर सकते हो आप। और काफ़ी जो यूनिट्स हैं या जो टॉपिक हैं वो CSIR के काफ़ी लोगों ने डाल भी रखे हैं वीडियो के अंदर, उनसे भी आप काफ़ी हेल्प मिल सकती है। उन सब के थ्योरी के अलावा किसी भी थ्योरी को आप जैसे भी पढ़ते हो वो अपना अपना मेथड है, लेकिन उन थ्योरी को आप हमेशा रटने की कोशिश ना करें। रटने की बजाय आप उसको कंसेप्चुअल अपने माइंड के अंदर एक थ्योरेटिकल पोर्शन बनाए प्रैक्टिकली, कि अगर ये चीज़ ऐसी है, इस चीज़ के ऊपर कौन से एंजाइम का इफेक्ट है, कौन से हार्मोन का इफेक्ट है, इस हार्मोन को यदि डिलीट कर दिया जाए, यहाँ से ये रिमूव कर दिया जाए इसका इफेक्ट, तो इससे क्या इफेक्ट या रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार के जो भी हाइपोथेटिकल कंडीशंस हैं उन सब के साथ में आपको स्टडी करें, क्योंकि क्वेश्चन जैसे CSIR का जिस प्रकार से मोड चेंज होता जा रहा है उस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि कोई भी जो रटा हुआ कंडीशन है या रटी हुई जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर अपना वर्क नहीं दिखा पाएगी। उसके बजाय आपके जो कंसेप्ट हैं वो कंसेप्ट ही वहाँ पर काम आएंगे। तो सभी स्टूडेंट जो भी स्टडी करें तो अपने कंसेप्ट को जरूर साथ लेके चलें। हर चीज़ के बारे में कोई भी एक टर्म हो, एक टर्म के बारे में यदि आप 10 जगह सोच सकते हैं, या एक ही टर्म को 10 जगह आप उसके रोल इफेक्ट या उसके बेनिफिट या फिर उसके हार्मफुल इफेक्ट को आप मेंशन कर सकते हो अपने माइंड के अंदर, तो उस प्रकार के जो कंसेप्चुअल है वो वहाँ पर बहुत ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा CSIR के जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो उन टॉपिक के पढ़ने के साथ साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपने को ये जज करना कि किस प्रकार से अपने जज करें कि अपने को क्या आता है या क्या अपने स्टडी की है। उस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि भाई जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक के क्वेश्चन जरूर सोल्व करें। जितना ज़्यादा हो सके कहीं से भी आपको क्वेश्चन की बुक्स अवेलेबल हो, या किसी कोचिंग की वो जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आते हैं चाहे वो क्वेश्चन पेपर हो, उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन जरूर सोल्व करें, पर्टिकुलर टॉपिक वाइज क्वेश्चन सोल्व करें। उससे आपको ये कॉन्फिडेंस आता है कि जो मैंने स्टडी की है उसमें से कितना मेरा जो फीडबैक है या कितनी मैंने जो पढ़ाई की है उसमें से मैं कितनी क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। या कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपने थ्योरेटिकल में कभी सुने ही नहीं होंगे या पढ़ाई नहीं है अपन ने, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो वो भी अपने नोट्स में ऐड करते जाएं साथ साथ। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टीचर एक कंप्लीट अपने आप में नहीं पढ़ा सकता। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कंप्लीट टीचर पढ़ाने के बावजूद भी आपको वो चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। तो अपने जो भी नोट्स हैं उन नोट्स में हमेशा ऐड करते रहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने ज़्यादा हैं वो सॉल्व करते रहिए, वो सबसे बेस्ट है। उसके अलावा जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनके ऊपर ज़रूर फोकस करें। सभी ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं जो अपनी बुक्स मिलती है उनमें मिल जाएंगे आपको, तो उनसे भी अपने जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन पेपर सोल्व करें। और क्वेश्चन पेपर में जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको लॉजिकली सोचें, ना कि रटने की कोशिश करें, क्योंकि रटी हुई जो लाइन्स है वो आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर एग्जैक्ट मिल जाएगी, लेकिन अपने जो कंसेप्ट है वो लगाने पड़ेंगे वहाँ पर। तो जो भी क्वेश्चन सोल्व करो वो क्वेश्चन हमेशा कंसेप्ट के तौर पर ही सोल्व करो।
इसके अलावा कुछ जो कंडीशन है वो अपन देखते हैं कि जो अटेम्पिंग में भी कुछ बच्चे जो हैं वो मिस्टेक करते हैं। जैसे कि अपन देखें कि CSIR में जो अटेम्पिंग है वो पेपर अपने 3 पोर्शन के अंदर आता है, A, B और C पोर्शन। अब इसमें देखिए कि 20 जो क्वेश्चन है, फर्स्ट A में कितने आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, B के अंदर 50 क्वेश्चन और C के अंदर 75 क्वेश्चन आते हैं। अब अपन जो 20 में से अटेम्प्ट कितने करने हैं अपने को, 15, और 50 के अंदर है 35 क्वेश्चन, और 75 में से कितने अटेम्प्ट करने हैं अपने को, 25 क्वेश्चन। अब 25 क्वेश्चन जो है वो टोटली किस पे बेस्ड होते हैं, ये हमेशा एक्सपेरिमेंटल जो है, हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंटल जो बेस हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। मैंने आपको बताया भी दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इस पेपर में क्लियर करने के लिए है वो कौन से हैं, जो 25 क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर क्वेश्चन जो कितने का है वो 4 मार्क्स का है। तो यहाँ पर ये जो है वो कितने का है, 100 मार्क्स का है। और 100 मार्क्स ऐसे हैं, और कितने में से करना है, 75 में से केवल आपको निकालने हैं 25 क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन इतने इजी हो सकते हैं अगर आपने जो स्टडी की है उस टाइम में किस प्रकार से आपने जो हाइपोथेटिकल कंडीशन या एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए या प्रैक्टिकली उस चीज़ को महसूस करते हुए यदि आपने स्टडी की है तब तो। और अब यदि अपन देखें कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ रटा लगाते हैं या रटाफिकेशन करते हैं, लॉजिक से उनको कोई मतलब नहीं है, तो उन क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा बहुत देख सकते हैं। ये भी अपन कहेंगे कुछ टाइम पहले तक तो जो बी पोर्शन है 35, वो उनके कुछ हद तक क्वेश्चन सही हो सकते हैं। जैसे अपन इसमें बात करें 35 में से अगर 20 क्वेश्चन सही हो और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो भी यहाँ पर 40 मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अपन ने जो जून 2020 का जो पेपर देखा था उसके अकॉर्डिंग देखा कि बहुत कम क्वेश्चन ऐसे थे जो रटाफिकेशन वाले थे। अदरवाइज हर क्वेश्चन चाहे बी पोर्शन हो चाहे सी पोर्शन हो, हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ा हल्का लॉजिक जरूर लगाया है। और लॉजिक लगाते ही वो स्टूडेंट फेल हो जाते हैं जो स्टूडेंट हाइपोथेटिकली या मतलब एक्सपेरिमेंटली नहीं सोच पाते हैं या लॉजिक नहीं लगाते हैं क्वेश्चन के अंदर, या अपनी जो थ्योरी है उसमें लॉजिक इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो वो सभी स्टूडेंट हैं वो थोड़ा ध्यान दें कि CSIR को क्लियर करने के लिए अपना सबसे बेस्ट कंसेप्ट है कि जितनी भी थ्योरी या क्वेश्चन पढ़ो उनको सबको एक कंसेप्ट के साथ पढ़ो या एक एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ो, ज़्यादा इजी होगा और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में भी अच्छा लगेगा आपको। रही बात ए पार्ट की, ए पार्ट जो है वो पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसी की जो रीजनिंग है या कुछ 2 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 2 रीजनिंग के आते हैं, इस प्रकार से खासतौर से वो रीजनिंग के कह सकते हैं अपन, उस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन अपने वेरी करते हैं और इसमें नेगेटिव मार्क्स में ना जाएं। ए पोर्शन है, हो सकता है किसी को 4 क्वेश्चन आते हो, किसी को 10 क्वेश्चन आते हो, किसी को 12 आए, किसी को 15 क्वेश्चन आते हो, तो जितने मैक्सिमम हो एकदम करेक्ट आपको लगे तो ही उसे अटेम्प्ट करें। हो सकता है आपको 4 क्वेश्चन आ रहे हो, 2 मार्क्स के हैं, ये क्वेश्चन है इस प्रकार से। लेकिन आपके लिए जो नेट क्लियर कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल पोर्शन है वो कौन सा है, 75 वाला है, क्योंकि इसमें 25 जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। और इतने मतलब ये कह सकते हैं अपन कि 75 में से 25 क्वेश्चन बहुत इजी निकाल लोगे आप। और वो निकालने का मेथड एक ही है, आप पढ़ते वक्त थ्योरी को इतना अच्छे से देखें या कंसेप्ट को क्लियर करें कि क्या ये चीज़ रियल में अपने आसपास में या अपन महसूस कर सकते हैं इस चीज़ को, कि ये चीज़ अगर नहीं होती तो क्या होता, या ये चीज़ ऐसी हो रही है तो क्यों हो रही है, या इस चीज़ से जो लिंक है वो कहीं दूसरे पाथवे में तो नहीं है, या दूसरे मेटाबॉलिज्म में तो नहीं है, या यहाँ पर ये एक्टिवेटर है तो कहीं हो सकता है इनहिबिटर भी हो। तो उस प्रकार के जो इफेक्ट हैं वो अपन सब सोच के चलेंगे तो अपने जो 25 क्वेश्चन है वो थोड़े ईजी होते हैं। 25 भी एक्यूरेट नहीं कर पाए तो 25 में से भी अगर अपन थोड़े बहुत करें तो भी अपन इसमें से जैसे 20 तक भी करें तो भी अपन कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन की चॉइस ज़्यादा है, अपने पास चॉइस ज़्यादा है। और पढ़ने का जो तरीका है वो आपको मैंने बता ही दिया। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अटेम्पिंग कैसे दें अपन। अटेम्पिंग हमेशा आप अपनी कैटेगरी को देखते हुए दें, या फिर जो भी स्टूडेंट अगर अच्छी प्रिपरेशन है तो हमेशा जनरल को ध्यान में रखते हुए अटेम्पिंग दें। लेकिन कभी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ये भी ना करें कि आपने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आपने नेगेटिव क्वेश्चन कर दिए, और नेगेटिव भी उतने ही रिस्क लें जितने नेगेटिव काटने के बाद भी आपके पॉजिटिव मार्क्स आ सके कि आप एलिजिबल हो नेट या JRF के क्वालिफिकेशन के लिए।
कई बार स्टूडेंट जो हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में इतने नेगेटिव या ऐसे रेंडमली कर लेते हैं क्वेश्चन को कि हो सकता है ये भी सही हो, या इतने क्वेश्चन तो कर ही सकता हूँ, इसमें इतने माइनस हो जाएंगे तो भी इतने तो आ जाएंगे। लेकिन अपने माइंड में कैलकुलेशन ज़रूर लेके जाएं कि अपने को अटेम्प्ट करने हैं तो किस प्रकार से अटेम्प्ट करें। जस्ट सपोज इसमें से अपन ने सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो यहाँ पे कितने आ गए, 8 मार्क्स आ गए। बी में से सपोज आपने 25, यहाँ पे कितने आ गए, 50 मार्क्स आ गए। और यहाँ पे से आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और यहाँ पे कितने हो गए, 80 मार्क्स हो गए। अब इतने मार्क्स आपने अगर एक्यूरेट किए हैं तब तो आप एलिजिबल हो डायरेक्टली किसके लिए, नेट या जेआरएफ के लिए। लेकिन अगर आपने इससे ज़्यादा, जैसे मान लो इसमें से एक इसकी देखें कि ये जो है 138 मार्क्स हैं, 138 मार्क्स में आपको जेआरएफ है वो आसानी से मिल जाती है। लेकिन अगर आपने इनमें से नेगेटिव का रिस्क भी लिया होगा, तो नेगेटिव का रिस्क अगर आपने लिया तो सपोज आपके जो है वो 38 मार्क्स भी कट गए मैक्सिमम, तो भी आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे, 50% मार्क्स जो है वो बच जाएंगे, क्योंकि 100 मार्क्स बच जाएंगे। लेकिन हो नहीं सकता कि अगर आप एक्यूरेट करें तो 38 तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो अपन ये कहें कि इतना अगर डाटा लेके चलें तो भी आप आसानी से नेट या जेआरएफ को क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन सिर्फ डिपेंड करता है कि आपने अपने माइंड के अंदर क्वेश्चन अटेम्प्ट की कैलकुलेशन किस प्रकार से लेके चले हो। सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपके 3 घंटे के अंदर जो डिसीजन लिया है आपने अटेम्पिंग का, कि इतने ही नेगेटिव करें कि अगर नेगेटिव निकल भी जाए तो भी अपने पास इतने पॉजिटिव मार्क्स होने चाहिए कि यू आर एलिजिबल फॉर लेक्चरशिप और जेआरएफ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखें। और नोट्स के लिए कोई भी कोचिंग के नोट्स हैं वो आप देख सकते हो, या फिर जहाँ तक अपन कहें तो ज़्यादा बेटर है कि यदि कोई स्टूडेंट फ्रेश निकला हुआ है और या फिर वो रेगुलर स्टडी नहीं कर पा रहा है, सेल्फ स्टडी, तो वो एक बार कोचिंग ले सकता है, कोई कंपलसरी नहीं है। और सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट पीजी प्रीवियस में एंटर करते हैं उसी के साथ में यदि वो एक बार कोचिंग को अटेम्प्ट कर लें 6 महीने, तो भी उसके 2 साल में काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा और वो कंफर्म एमएससी के साथ ही या पीजी के साथ ही वो नेट या जेआरएफ लेके निकल जाएगा। क्योंकि एक बार जो पीजी के साथ में जो नेट निकलती है या जेआरएफ निकलती है वो काफ़ी बेटर होती है। उसके बाद में यदि आप पेरेंट को वापस कहो कि हमें कोचिंग करनी है या फिर वापस से हमें कहीं अच्छी कोचिंग में जाना है, दिल्ली जाना है, जोधपुर जाना है, जयपुर जाना है, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है कि वापस से पूरा सिस्टम से रूम इस्टेब्लिश करें और फिर वापस स्टडी करें, उनकी कोचिंग की फ़ीस दें, रूम का अपन करें। तो एक मिडिल क्लास के लिए ये काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जो फेस करनी पड़ती है। तो उनसे ज़्यादा बेटर है कि जब भी आप पीजी कहीं से भी करो तो उसी के साथ में कोशिश करें या गाइड करें या गाइडेंस लें किसी भी टीचर से या कहीं से भी कोचिंग से या कुछ भी, कि आप एमएससी के साथ रहते ही नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हो और अपने एमएससी कंप्लीट करके जब आओ तो वापस आप जेआरएफ या नेट साथ ही लेके आओ। तो ये सबसे बेटर तरीका है कि आप अपनी नेट को है वो पीजी के साथ ही टारगेट करें कि पीजी अगर मैं कर रहा हूँ तो उसके साथ में मेरी जेआरएफ या नेट भी कंपलसरी है कि जब भी घर वापस जाएं पीजी करने के बाद तो नेट या जेआरएफ लेके ज़रूर जाएं। तो वो टारगेट यदि आप लेके चलोगे तो एमएससी प्रीवियस के अंदर एंटर करते ही आपके माइंड में आएगा, या अपने सीनियर्स को आप पूछेंगे या गाइडेंस लेंगे उनसे कि किस प्रकार से मैं प्रिपरेशन करूं जिसके कारण से मैं पीजी के साथ में ही जेआरएफ या नेट क्वालिफाई कर लूं। तो ये चीज़ें हैं पढ़ने का तरीका। अगर आप स्टार्टिंग से लेके चलते हो प्रीवियस के अंदर ही कि मेरे को कंसेप्चुअल पढ़ना है या टीचर के साथ डिस्कस करना है किस प्रकार से कंसेप्चुअल हो, हर चीज़ को थोड़ा मतलब आगे होके अपन किसी चीज़ को सीखना चाहें, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि इम्पॉसिबल हो जो आपके समझ में नहीं आए। क्योंकि कोई भी टीचर हो जब भी आपको कोई टॉपिक पढ़ाता है तो वो इतना प्रिपेयर होकर पढ़ाता है कि अगर उसको कहीं से कुछ भी पूछोगे आपको तो वो ज़रूर आपके डाउट क्लियर करेंगे। लेकिन दिक्कत सिर्फ यही है कि अपन खुद जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि पूछें कि नहीं पूछें। सर ने मुझे कुछ पूछ लिया तो, अरे भाई सर ने आपको पूछ भी लिया
तो उसमें कुछ नहीं होना, सर का कुछ नहीं जाना है, आपका बेनिफिट ही है। सर ने आपको पूछा तो आपको अगर ये लगा कि मुझे नहीं आता तो सर और अच्छे से डिटेल में उस चीज़ को बताएंगे, तो बेनिफिट अपने को ही है। तो जो भी स्टूडेंट इस जो कन्फ्यूज़न में रहते हैं वो थोड़ा ये कन्फ्यूज़न दूर करें और आगे होकर इस प्रकार के डिस्कशन करते रहें आपस में। जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आपस में डिस्कस करते रहें कि इसका लॉजिक, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपन अकेले पढ़ने से इतनी वो मतलब याद नहीं होती या उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, जितने कोई दो स्टूडेंट आपस में बात करें या ग्रुप डिस्कशन करें कि इस चीज़ में अगर ये हो तो उसका क्या रिजल्ट होगा। तो हो सकता है अलग अलग सबका माइंड जो है वो अलग अलग उसका लॉजिक लगाए, और कुछ लॉजिक इतने परफेक्ट बैठते हैं कि वो उनके जब एग्जाम में बैठते हैं तो वो लॉजिक है वो वहाँ पर वर्क कर जाता है। इस प्रकार की ये चीज़ें हो सकती हैं। तो सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी वो प्रिपरेशन करें हमेशा एक्सपेरिमेंटल कंसेप्चुअल प्रिपरेशन ज़रूर करें, और उससे ज़्यादा बेटर है उसके साथ साथ में कि वो क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो उतने ज़्यादा सोल्व करें, जिसके कारण से उनके कंसेप्ट भी बढ़ते रहें, इम्प्रूवमेंट होते रहें, और उनकी जो थ्योरी है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो उसके लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा मैं भी CSIR की जो कुछ टॉपिक्स है बच्चों के लिए वो मैं डाल रहा हूँ कंटिन्यू, तो उसको भी ज़रूर देखें। थैंक यू फ्रेंड्स।